हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सी-टेट जो 15 दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके CDP सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और जो टॉपिक होने वाला है वो वृद्धि की अवधारणा, यानी कि वृद्धि में क्या क्या होता है, किस प्रकार से इनको हम वृद्धि और विकास में अंतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और ये जो है लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 में जिसमें हमने बाल विकास की अवधारणाएं पढ़ी हैं और पूरे डिटेल में हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं वो क्लास देखा है तो जाके ज़रूर देखें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और कुछ नया क्या सीखने को मिला आपको। क्योंकि मैं बहुत ही कम टॉपिक लेती हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। बहुत सारा आलतू फालतू पढ़ के कोई मतलब नहीं है, इसी वजह से मैंने एक बहुत ही शॉर्ट नोट की तरह जो नोट बनाया जा सकता है, जो सी-टेट के लिए पर्याप्त हो, वैसे जो है वीडियोस अपलोड की हुई हैं मैंने। तो लेक्चर 1 जरूर जाके देखें और बताएं कि कितना आपका एक्सपीरियंस रहा अच्छा। ठीक है, और टॉपिक को समझते हैं, देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में क्या क्या बातें हुई हैं। तो अगर बात कर लें हम कि ये है आपकी पहली स्लाइड, ठीक है, जो कि है वृद्धि। तो हम वृद्धि ही पढ़ेंगे और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। पहले इसको हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी क्लियर दिखे। ठीक है, तो ये है वृद्धि। वृद्धि में क्या कह रहा है कि वृद्धि का अर्थ होता है बालकों को शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है या आता है। देखिए, ये जो वृद्धि चैप्टर है जब सी-टेट में पूछेगा तो ये बहुत घुमा फिरा के पूछता है, जिसपे मैंने बहुत सी वीडियोज अपलोड की हैं। और ये 2021 से लेके 22-23 तक की और 24 में भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं, बहुत पुराने। तो अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। और आप अगर और अधिक जानना चाहते हैं तो जो बहुत पुराने वीडियोज़ हैं 2022 लगभग की, वहाँ की आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हुए हैं तब के। तो आपको रिवीजन हो जाएगा। अब जब आप 2022 और 2024 के क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे पैटर्न्स बदल रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल वृद्धि पे आते हैं। तो वृद्धि में क्या होता है, सी-टेट में तो घुमा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यूपी-टेट की बात कर ली जाए तो यूपी-टेट में सीधी पूछ लिया जाता है कि जो वृद्धि है वो बालकों के शारीरिक संरचनात्मक विकास के अंतर्गत आती है, जिसमें लंबाई, बच्चों की लंबाई, भार, मोटाई जो कि दिखाई दे ना, भौतिक जो परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि कहलाती है। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन में हो जाएगा कि लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, और मांसपेशियां बिल्ड हो रही हैं, बच्चा जो है पतले से थोड़ा सा और साइज़ में बच्चा बढ़ रहा है, भार वजन में उसका अच्छा खासा बढ़ा है या घटा हुआ है। तो ये वृद्धि से रिलेटेड है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि जो है वो निश्चित आयु तक होती है, 14 से 18 के बीच में। ठीक है, ये निश्चित आयु है। ऐसा नहीं कि आप 60 वर्ष तक बढ़ते ही रहेंगे लंबाई में, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। ये क्या है, भौतिक पहलू। भौतिक पहलू मतलब कि जो दिखाई दे सामने। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ मैं बैकग्राउंड में। तो ये भौतिक है, जो दिखाई देता है। वृद्धि पर अनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो वृद्धि होती है, वृद्धि, अनुवांशिकता आप समझ रहे हैं। अनुवांशिकता के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, जो कि यूपी-टेट में आपके बहुत काम आने वाला है। सी-टेट में भी एक आध दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन आप समझ पाएंगे। अगर आपने बायोलॉजी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है हाई स्कूल में तो आप समझ जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं यूपी-टेट और सी-टेट में। अनुवांशिकता मतलब वो होता है जब आप जो आपके गुण हैं, ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चाहे वो लंबाई हो, मोटाई हो, आकार आकृति हो, आपके चेहरे का रंग रूप हो, ये सारी चीज़ें अनुवांशिक होती हैं, जो कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होती हैं। ठीक है, नकारात्मक जो है प्रभाव भी पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। हो सकता है कि जो आपकी मम्मी है वो हाइट में छोटी हो, तो आप हो सकता है कि आप या आपके आने वाली अगली पीढ़ी जो है वो छोटी साइज़ की हो, एक दो लोग, ऐसा भी लोग नहीं। और जो पिता हैं वो लंबे हैं, तो उनकी भी अनुवांशिकता जो है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी, तो ऐसा होता है।
ठीक है। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक जो कि व्यवहार पर भी डिपेंड करता है, व्यवहार पर, बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। ये व्यवहार में तो देखिए, व्यवहार जो है वो वृद्धि में नहीं आता है, ये अलग ही चैप्टर है, तो इसमें हम चैप्टर जब व्यवहार आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आगे चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। वृद्धि क्या है? अब देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा वृद्धि क्या है और विकास क्या है और इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। पहला है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ उनके आकार और लंबाई, ऊंचाई में आदि में क्या होना, परिवर्तन होना। यानी वृद्धि का मतलब ये है जो आपको साक्षात सामने दिखाई दे कि बच्चा जो है 2 वर्ष का हो गया तो इतना बड़ा हुआ है, इतना लंबा हुआ है, ठीक है। बच्चा 18 साल का हो गया तो बहुत ही बड़ा लंबा हो गया, अपने माता पिता से भी ऊंचा हो गया ऊंचाई में, ठीक है। तो ये भौतिक जो परिवर्तन होंगे, जिनका परिणात्मक परिवर्तन, जिनका हम नाप तोल सकें जिनको, वो वृद्धि हो जाएगी। इसका क्षेत्र सीमित होता है, बिल्कुल एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है। बालक के परिपक्व होने के साथ साथ यह रुक जाती है, बिल्कुल। जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश होता है और किशोरावस्था 18 वर्ष तक खत्म होती है। देखिए, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की कोई नियमित या निश्चित जो है कि टाइम नहीं है, और जो वैज्ञानिकों ने दिया है ये अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग मतों में दिया है, ठीक है। तो ये परिपक्वता के साथ क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है, ठीक ना। यह भौतिक विकास को दर्शाता है जो पूरी तरह से साक्षात हमें सामने दिखे कि बच्चा 18 साल का था तो मम्मी की लंबाई आता था, और जब मतलब कि 8 साल का था या 12 साल का है तो मम्मी की लंबाई में आता है, 18 साल का हुआ तो पापा की लंबाई में आ गया। तो मतलब कि क्या है, ये भौतिक विकास है जिसे हम पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से अपने आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। अब आती है विकास की बारी। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारात्मक परिवर्तन के लिए भी होता है। देखिए, विकास में वृद्धि सम्मिलित है, लेकिन वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं है। यानी कि अगर आप कहें कि विकास में वृद्धि आती है या आता है, लेकिन वृद्धि में विकास नहीं आता है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन के साथ साथ, यानी कि जो भौतिक दिखाई दे रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, यानी वृद्धि जो हो रही है वो तो वो आएगा ही विकास में, बल्कि व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी विकास होता है। जो बच्चा अपने जीवन पर्यंत सीख रहा है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ आपके जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें, नई तकनीकी आप सीख रहे हैं, वो विकास है, ठीक है। और वृद्धि भी विकास में ही आता है, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, बिल्कुल। विकास एक ऐसा पहलू है जिसमें आप सामाजिकता को रखेंगे, बच्चे के व्यवहार को रखेंगे, व्यवहार की और बच्चे की वृद्धि भी रखेंगे, जो मौलिक विचार हैं उसे भी रखेंगे, बच्चा क्या सीख रहा है उसे भी रखेंगे। तो विकास जो है एक विकास पर ही जो विकास जो है, डेवलपमेंट, इसी पे जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, एक अच्छा खासा चैप्टर जो कि सीटेट में यही पूछा ही जाता है, ठीक है। सारे जो मत हैं वो विकास से ही हैं, चाहे वो व्यवहार में विकास हो, शरीर में विकास हो, ठीक है, नकारात्मक विकास हो, सकारात्मक विकास हो, प्रगतिशील विकास हो, जैसा भी विकास हो, तो यही होता है। चलिए, वृद्धि इसका एक भाग है, ठीक है, विकास का एक भाग है वृद्धि। विकास एक सतत प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है, यानी कि परिणाम जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन उसमें और प्लस उसके व्यवहार को अगर हम जोड़ दें तो ये गुणात्मक व्यवहार भी विकास को भी दर्शाता है, ठीक है। अब अगर चलें अगले स्लाइड पर, तो हम बात करें वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको रख दिए हैं, ठीक है, इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ ये वृद्धि के भी कारक हो सकते हैं और विकास के भी कारक हैं, ठीक है। जैसे पोषण, अगर बच्चे को जन्म से पोषण नहीं दिया गया, अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखा गया, उसे पोलियो की ड्रॉप्स नहीं पिलाई गई, उसे और इंजेक्शन नहीं लगाए गए, तो वो पोलियो का शिकार हो जाएगा। तो उसमें वृद्धि में भी उसकी दिक्कत होगी और उसका मानसिक विकास भी बढ़िया नहीं होगा। तो पोषण भी मिलना ज़रूरी है, जो कि प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को। वृद्धि जो है, बच्चे की लंबाई, जो लंबाई है बच्चे की, जो उसके मांसपेशियों का बढ़ना घटना है, वो भी प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को। अगर
अब इस वृद्धि में क्या आ जाता है, जैसे माइंड की, अगर हम दिमाग मस्तिष्क की वृद्धि की बात करें, मस्तिष्क की वृद्धि की अगर बात करें तो अगर मस्तिष्क की वृद्धि अच्छे से नहीं होती है तो बच्चा सोचने तर्क करने में उतना कुशल नहीं होगा जितना एक सामान्य व्यक्ति होगा। ठीक है। वंशानुगत बिल्कुल पड़ता है, जैसे आपके माता पिता या अन्य जो बीती पीढ़ियाँ होंगी दादा बाबा के समय में, वो जो उनमें जो कुछ सीखने की प्रवृत्ति होगी या कुछ बीमारियां होंगी, नकारात्मक सकारात्मक दोनों भी हो सकता है। ठीक। और भी जो भौतिक गुण होंगे वो आने वाली अगली पीढ़ियों में जाएंगे तो वो भी अनुवांशिकता या वंशानुगत जो चीज़ है वो भी प्रभावित करती है वृद्धि और विकास को। लिंग बिल्कुल XY क्रोमोसोम से पता चलता है कि लड़का या लड़की होने वाला है अगले जन्म में, तो ये वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। वायु एवं प्रकाश जो वातावरण है वो भी क्या है, वायु एवं प्रकाश यानी कि वातावरण। ठीक है। वातावरण जो है वो भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि जिस प्रकार का आपको वातावरण मिलेगा, चाहे सामाजिक वातावरण या जो परिवेशीय है, जैसा आपको परिवेश मिलेगा उसी तरह से आप ढलेंगे और उसी तरह से आपकी आनुवंशिकताएं और वृद्धि पोषण भी उसी तरह से होंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बिल्कुल भी, जो ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ या बहुत सारी ग्रंथियाँ जो होती हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे अगले आने वाले चैप्टर्स में। ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हमने वृद्धि पढ़ ली है। ठीक है। तो ये आने वाले चैप्टर्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ऐसे 20-25 मिनट में। ठीक है। तो ग्रंथियाँ हैं, अलग अलग ग्रंथियाँ हैं, और जैसे गुस्सा आना, ये जो है आपको कुछ नई चीज़ सीखना, रुचि जागृत होना, ये सारी चीज़ें माइंड के हिसाब से जो है चलती हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। शारीरिक क्रिया, बच्चा जो कर रहा है, जो सोच रहा है। ठीक है। शारीरिक क्रिया मतलब चलना, दौड़ना, कूदना, भागना, ये सारी चीज़ें वृद्धि और विकास को प्रभावित करनी है। क्या हो गया, पोषण, वृद्धि, वंशानुगत, लिंग, वायु एवं प्रकाश या वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या शारीरिक क्रिया, ये सारी चीज़ें वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। देखिए, वृद्धि की अवस्थाएं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वो यही है। ठीक है। क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, परिपक्व प्रौढ़ावस्था या वृद्ध प्रौढ़ावस्था। देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रौढ़ावस्था में भी रख सकते हैं, प्रौढ़ावस्था। अब प्रौढ़ावस्था को आप दो भागों में बांट सकते हैं, युवा प्रौढ़ावस्था या परिपक्व प्रौढ़ावस्था, और वृद्ध प्रौढ़ावस्था को आप वृद्धावस्था भी कह सकते हैं। तो आगे चल के आपको ऐसे ही डिफाइन करके पढ़ाया गया है। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे शैशवावस्था, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यही तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं तीनों के बारे में हम डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। चलिए चलते हैं आगे क्लास में और देखते हैं क्या क्लास। ठीक है। अगर बात कर ली जाए शैशवावस्था के, इन्फेंसी की, ठीक है, इन्फेंसी की बात कर ली जाए तो जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 वर्ष होती है। जन्म से 2 वर्ष होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है शैशवावस्था की आयु अवधि कितनी है, तो जन्म से 2 वर्ष। ठीक है। बच्चों का शारीरिक, अच्छा यहाँ से भी वृद्धि में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जब जो बच्चा होता है जब गर्भावस्था में होता है तो क्या उसमें विकास होता है? हाँ, गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है और मरते दम तक जीवन पर्यंत चलता रहता है। गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में बच्चा जो है एक प्रोसेस में रहता है, सीखने के लर्निंग प्रोसेस में रहता है, कुछ सीख रहा होता है अपने वातावरण से, जिस भी वायुमंडल में वो रह रहा है उससे सीख रहा है। शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है बच्चे में। पूरी तरह से माता पिता पर या परिवार पर क्या होता है, आश्रित होता है। बिल्कुल, रोना है, खाना है, वो क्या करता है, बच्चा चीज़ों को इस तरह से सीखता है धीरे धीरे वातावरण में। अब जैसे इस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये जब टॉपिक्स आ जाती है आपकी, जहाँ पे बच्चा अपने हाथों को केंद्रित करता है, जैसे आता है विकास में आपका बहिर्मुखी विकास आ जाता है आपका ना, और आपका आ जाता है कि ये जो है क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं जी, माइंड में नहीं आ रहा है वो शब्द,
जो कि विकास में आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। अगर आप मुझे माइंड में भी रिकॉल होता है तो मैं आपको बताती हूँ, जरूर बताऊँगी। संवेगात्मक विकास तथा सीखने की क्षमता की गति जो है तीव्र होती है। बिल्कुल, अगर बच्चे को हम सिखाएंगे बेटा या अगर उसे इशारे से बताएंगे, क्योंकि बच्चा शिशुअवस्था में, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, तो बच्चे से हम क्या कहेंगे कि ऐसे उंगलियां फैलाकर अपनी तरफ इशारा करो, जिसका मतलब होता है आना, किसी को बुलाना। तो बच्चा वो बहुत जल्दी सीखेगा, क्योंकि उसमें सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और अगर आपने डिटेल में नोट बनाए हैं तो आप डिटेल नोट से शॉर्ट नोट को इस तरह से बना सकते हैं, जो कि शिशुअवस्था के लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने बता दिया। ठीक है, और आगे चलते हैं। हाँ, शिशुअवस्था में मैं ये बता रही थी क्या, कि हम पहले बच्चा क्या करता है, जिसमें ना एक अवस्था आती है सेफेलोकॉडल ना, सिर से पैर तक का विकास सेफेलोकॉडल हो जाता है। ऐसी सारी अवस्थाएं हैं ना, उसमें हमको ऐसे बहुत सारे किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। और इन टॉपिक पे भी एक अच्छा खासा चैप्टर है, उनको हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम चलते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हरलॉक ने बांटा है। किसके द्वारा? हरलॉक द्वारा बांटा गया है। देखिए, 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या है? पूर्व बाल्यावस्था है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति यहाँ आ जाती है। बच्चा अनुकरण करके दोहराने की प्रवृत्ति सीख लेता है। आप जो कहेंगे बच्चा दोहराएगा। अगर आप बच्चा 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में है, तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे पेन लाओ, तो बच्चा उसको वैसे ही दोहराएगा, पेन लाओ। या कोई चीज़ सीख लेता है, जान लेता है। जैसे मान लीजिए बच्चे बहुत तेज हो गए मोबाइल चलाने में, तो मोबाइल देखता है बच्चा, तो देखता है मेरी माँ जो है उंगलियों को ऐसे स्क्रॉल कर रही है, तो वो भी बिना देखे सुने समझे उसको स्क्रॉल करता है। उसको स्क्रॉल करना ही पसंद है, कुछ देख नहीं रहा है, वो बस स्क्रॉल कर रहा है। तो क्या बच्चा नकल कर रहा है। जिस प्रकार से पिताजी चश्मा पहनेंगे, वो बच्चा नकल करके चश्मा पहनेगा। जिस प्रकार से माताजी रोटियां बनाएंगी, बच्चा उस तरह से नकल करके, झूठे ही, कुछ नहीं है, वो लेके अपना बेलन और रोटी बनाना शुरू कर देगी या कर देगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये नकल दोहराव की प्रवृत्ति बच्चे में आती है बाल्यावस्था में। अगर पूर्व बाल्यावस्था नहीं देता है तो बाल्यावस्था में भी पूछा जाए तो ये सही होगा। बालकों के समाजीकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। बिल्कुल, बच्चा समाज से भी बहुत कुछ सीखता है उस समय में, और जिज्ञासा उनकी बढ़ती है कि ऐसे कैसे दिनों रात होते हैं, या छोटे छोटे ये रोटी क्यों फूल रही है मम्मा, या पिताजी से कि पापा ये पेन कैसे चलता है, पिताजी ये लाइट कैसे जलती है। कुछ भी बच्चा जो भी उसके मन में आता है वो पूछता है, बराबर पूछता है, लगातार पूछता है। ठीक है, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है ये, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है ये बाल्यावस्था। ठीक है, इसको स्कूल एज भी कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को स्कूल एज भी कहते हैं हम। ठीक है, जो कि बाल्यावस्था में आता है। देखिए, अगर उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था नहीं भी दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ बाल्यावस्था में भी ये जो मिलते हैं विशेषताएं जो हैं वो बाल्यावस्था में लगा सकते हैं। ऑप्शन इस तरह से आता है, उत्तर बाल्यावस्था से कम करके पूछता है, बल्कि बाल्यावस्था से करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था। भौतिक और नैतिक, सामाजिक और तर्कशीलता का व्यापक विकास होता है। ठीक है, वहाँ पे बच्चा 6 से क्या है 8 वर्ष 12 वर्ष तक पूरा बच्चे की लंबाई में वृद्धि होगी, भौतिक हो जाएगा, बच्चे की मांसपेशियाँ बढ़ेंगी, भौतिक होगा। नैतिक, बच्चा नैतिकता सीखेगा उस समय कि पिता अपने से बड़ों से कैसे बोलना है, अपने छोटों से कैसे व्यवहार करना है, स्कूल में कैसे रहना है। सामाजिक तौर तरीका सीखेगा। तर्कशीलता, कुछ नई नई चीज़ें इन्वेंट करेगा, कुछ अपने दोस्तों से सीखेगा, सारी चीज़ें होंगी। समूह भावना का विकास, बच्चा समूह में रहना, ग्रुप में रहना पसंद करेगा। यहाँ पे स्कूल में बच्चा 5 या 10 लोगों के साथ खेलेगा। स्कूल में फुटबॉल मैच जो भी उनके एज के हिसाब से होगा वो खेलेंगे। समूह भावना विकसित होती है इसमें। समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना, यानी कि अगर लड़का है तो लड़की, या लड़का है तो लड़का, या लड़की है तो लड़की, यानी कि अपने बराबर के हिसाब से ही वो बच्चा मित्र बनाएगा। ऐसा नहीं कि लड़का लड़की दोस्त नहीं होंगे, मित्र नहीं होंगे, बल्कि जो जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी, अगर आप प्राइवेट
ऐसे स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे या कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि मैं लड़की के पास नहीं बैठूंगा, लड़की कहेगी मैं लड़की के पास नहीं बैठूंगा। तो ये बाल्यावस्था में बहुत अधिक होता है कि अरे तुम लड़की के साथ खेल रहे हो, तो ये बाल्यावस्था में अधिक होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि समलैंगिक होते हैं, लड़के बॉयज़ जो हैं बॉयज़ के साथ खेलते हैं, गर्ल्स जो हैं वो गर्ल्स के साथ खेलती हैं, उठती बैठती सीखती हैं। बाल्यावस्था में ये एक जो मनोवैज्ञानिक उनमें व्यवहार है उनका। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्तियाँ, बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, नई नई चीज़ को खोजते हैं, कुछ नए नए तरीके से बनाते हैं, बिगाड़ते हैं जो उनको समझ में आता है। अब तो फिलहाल ये कम हो गया है, मोबाइल आ जाने से बच्चों में जो खोजी प्रवृत्ति का जो दृष्टिकोण है वो बच्चों में बहुत कम हो गया है ना, क्योंकि उन्हें सामने टीवी मिल जा रही है, स्कूल से आ रहे हैं, कोचिंग से आ रहे हैं, सीधे रिवीजन कर रहे हैं या थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, उसके बाद मनोरंजन का एक ही मात्र साधन हो गया है जो कि टीवी या मोबाइल है। हमारे समय में ऐसा नहीं था, बहुत पुराने समय में भी ऐसा नहीं था। लोग टाइम पास करने के लिए पोखरों में नहाने जाते थे ना, और गिल्ली डंडा खेलते थे, साइकिल चलाते थे, ये सारी चीज़ें कुछ अलग थी। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं। क्या है किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, जैसे कि मैंने बताया, इसमें कोई निश्चित उम्र की सीमा नहीं दी गई है अवस्था की, लेकिन फिर भी इसे 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था माना जाता है। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर लंबाई, भार तथा मांसपेशियों में वृद्धि होती है। बिल्कुल, ये बाल्यावस्था और परिपक्वता जो हो रही है वो किशोरावस्था में लंबाई, भार, मांसपेशियों में और आगे बढ़ोतरी होती है। देखिए 12 से, इसे ध्यान में रखना है आपको कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। एक लाइन में अगर समझे तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों में जो है तेजी से लंबाई और मांसपेशियां बढ़ती हैं। यहीं पे उल्टा क्या हो जाता है कि 14 से 18 वर्ष की आयु में लड़कों की जो है लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। तो अभी ऐसा होता होगा कि आप देख रहे हैं कि आपकी जो सिस्टर है वो 12 से 14 वर्ष की आयु में 5 फुट या 5 फीट की है, तो और आपका जो छोटा भाई होगा वो 14 से 18 वर्ष की उम्र में आपसे कई गुना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो लड़कों में तेजी से होता है कब, जब 14 से 18 वर्ष की होती हैं। 12 से 14 वर्ष के बीच में लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियां बढ़ती हैं। यहाँ पे इसे तूफान की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि आपका लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, ये तो हो ही रहा है। ठीक है, कुछ प्रजनन अंग होते हैं, कुछ जैसे कि इसी अवस्था में बच्चों की दाढ़ी और मूछें आना, और बच्चों की स्तन आना, और भी बहुत हार्मोनल चेंज होते हैं। तो इसे तूफान की अवस्था कहते हैं। यहाँ पे बच्चा खुद नहीं, बच्चे को समझ में आता है कि बच्चे को क्या, उसका गोल क्या है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। आप सभी, हम सभी इस एज में रहे हैं और सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की कड़ी है ये। ठीक है, और विषम लैंगिक मित्र बनाना, यहाँ पे क्या हो जाता है, हार्मोनल चेंज होते हैं और शारीरिक चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से, ठीक है, फ्रेंडशिप करेंगे, और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से फ्रेंडशिप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रजनन अंग का विकास होता है। काम की मूल प्रवृत्ति यहाँ पे आ जाती है, जिसे आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे, ये आपका क्या पढ़ेंगे जब आप पढ़ते हैं इनकी अवस्था, जी क्या नाम है उनका, जहाँ से हम जिन्होंने काम की मूल प्रवृत्तियों पर एक अपना सिद्धांत दिया है, जी उनका नाम क्या है, सिगमंड फ्रायड। क्या है? सिगमंड फ्रायड। जो आपके सिगमंड फ्रायड हैं, इन्होंने दिया है ना ईगोसेंट्रिक और सेंट्रिक करके ऐसे विकास, ये भी टॉपिक्स आते हैं इसमें। इस टाइम मेरे माइंड में नहीं चल रहा है, तो वो वहाँ पे आता है। प्रजनन अंग का विकास होता है तो काम की जो मूल प्रवृत्ति होती है, काम भावना जो होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर किशोरावस्था में बच्चों को सही मार्गदर्शन की और सलाह की आवश्यकता होती है, जो कि किशोरावस्था में किसी को नहीं चाहिए होती है। किशोरावस्था में अगर कोई मार्गदर्शन करता है, कोई सलाह देता है, तो वो कहता है मुझे मत सिखाओ, जाओ मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ। ये सभी लोगों ने बोला होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपने किशोरावस्था में बात न बोली हो, मुझे समझाओ मत, मुझे सब पता है। ये टॉपिक्स
लगभग सभी ने। हाँ, किसी वजह से पिता के सामने डर है लड़कियों को भी और लड़कों को भी, मतलब हम नहीं बोल पाते हैं अपने पिता के सामने अक्सर ये चीज़ें, लेकिन माता से, अपने फ्रेंड से, यानी घर का गुस्सा अपने फ्रेंड से ज़्यादा उठे। तो मुझे समझाओ मत, मुझे सब आता है, ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, एकदम सही रास्ते पे हूँ, मुझे मत समझाओ। मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है। किशोरावस्था में, जब वो बच्चा प्रौढ़ावस्था में जाएगा तब उसे समझ में आएगा कि मुझे तो टीचर बनना है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, होता है ऐसा सभी लोगों में। फिलहाल हम चलते हैं आगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था या नहीं मैंने बांटा है इसको, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में पूछा जाता है अब, तो इसी प्रकार से मैंने रखा है। 18 से 65 वर्ष की अवस्था जो होती है प्रौढ़ावस्था में होती है। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने के प्राप्त के साथ हो जाती है। यानी कि 65 की अवस्था में हो जाएंगे आप तो शारीरिक विकास में क्या होता है, गिरावट होने लगता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अब तो 18 से 65 वर्ष की अवस्था में, कुछ लोगों को 40 में ही बाल सफ़ेद हो जाएंगे, दाढ़ी मूंछें सफ़ेद हो जाएंगी, लड़कियों के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, सर के वाइट वो रंगने पोतने लगेंगे अपना ना। ऐसा होता है सबके साथ, जो कि बहुत ऐसी मजाक की बात नहीं है, मैं बस ऐसे नॉर्मल कह रही हूँ कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। और मांसपेशियों में ढीलापन होता है, जैसे जो 50 वर्ष के बुजुर्ग हो जाते हैं उनके जो चमड़े लटक जाते हैं ना, उनके हाथ अगर आप उठाएंगे तो मांसपेशियों से जो मांसपेशियाँ हैं, जो मांस है वो हड्डियों से दूर होने लगती है, तो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। ये सारी चीज़ें प्रौढ़ावस्था में होती है। वृद्धावस्था में बहुत ही ज़्यादा, प्रौढ़ावस्था से और वृद्धावस्था के बीच आप क्या कर पाते हैं, ये सामाजिकता आप में आ जाती है, ठीक है। आध्यात्मिक की तरफ आप पूजा पाठ करने लगते हैं, ठीक है। धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की तरफ आपका ज़्यादा रुझान होता है। लेकिन किशोरावस्था में एक बात आप याद रखिएगा, किशोरावस्था में हमें जो है हेल्प करने की नेचर बहुत ज़्यादा आ जाती है, कि हम मदद करना चाहते हैं। जहाँ भी देखते हैं हमारा जो हर्ट होता है वो बहुत कोमल प्रवृत्ति का हो जाता है, वहीं से आप एक नेगेटिव या आप एक पॉजिटिव एरिया में जा सकते हैं। किशोरावस्था एक ऐसा, इसीलिए उसे तूफान की अवस्था कहा जाता है, कि वहीं से आप डिस्कस करते हैं कि आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, पॉजिटिव एरिया में या नेगेटिव एरिया में जाना चाहते हैं, ठीक है। और प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था को आप मिला जुला के ऐसे पढ़ सकते हैं, जब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इससे नहीं पूछे गए हैं, बहुत ही रेयर केस में एक आध प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये बस हम ऐसे ही समझ लेते हैं, जो कि एक भाग है, एक हिस्सा है चैप्टर का, तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। आगे चलते हैं, देखते हैं अधिगम। देखिए अधिगम तो यहाँ पे बस वृद्धि में पूछा थोड़ा सा बताया जाएगा, लेकिन अधिगम और अर्जन ना, लर्निंग और एक्विजिशन एक चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें हम अच्छे से रिलैक्स होके अगली वीडियोस में देखेंगे। यहाँ हम थोड़ा बहुत अधिगम देख लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, विकास की अवधारणा पढ़ा है, यहाँ पे वृद्धि की अवधारणा पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाल विकास की अवधारणा पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें अधिगम, लर्निंग, एक्विजिशन और मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग सिद्धांत आएंगे, ठीक है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, बिल्कुल, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग करना, कुछ नया सीखना। तो अधिगम नाम सुन के ही पहली बार जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उन्हें दिक्कत हो जाती है कि अधिगम है क्या। अधिगम क्या है, सीखना, जिसे आप लर्निंग कहते हैं। लर्निंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब सीखना किस प्रकार से है, औपचारिक तरीके से या अनौपचारिक तरीके से, तो वो अर्जन हो जाता है, तो वो अभी हम बात नहीं करेंगे। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल। अगर आपको कुछ सीखना है तो कठिन तो होगा ही, जैसे आपको 5 सब्जेक्ट CDP आपको CTET में 5 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो ये सबसे जटिल प्रक्रिया है। और सक्रिय तब होगी जब आप ये पूरा तब होगा जब आप सक्रिय रहेंगे। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 दिन पढ़ने बैठ रहे हैं और फिर 6 दिन मज़े कर रहे हैं, नहीं, आपको डेली सक्रिय रहना होगा, डेली एक टाइम टेबल बना के सक्रिय रहना होगा। बिल्कुल, जन्म के तुरंत बाद से बालक सीखना प्रारंभ कर देता है, बिल्कुल। हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा पापा बोलो या बेटा मम्मी बोलो या इस तरह से उंगली पकड़ो, ये सारी चीज़ें। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम अगर हम कुछ सीख रहे हैं नया, तो वो हमारे पूरी तरह से सर्वांगीण विकास होगा, नैतिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, तर्कशीलता बढ़ेगी, ठीक है, दूरदृष्टि, हम सोचने में दूरदृष्टिता बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें सर्वांगीण विकास में आती हैं, अधिगम से ये होता है। गेट्स के अनुसार, गेट्स क्या कहते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, कि जो आप अनुभव से सीख रहे हैं, अनुभव से कर रहे हैं और जो बदलाव हो रहे हैं उसे ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये
सी टेट में तो अभी गेट्स के अनुसार या इनके अनुसार इस तरह से लाइन बाय लाइन जो है कि आपकी परिभाषाएं नहीं पूछी गई हैं, लेकिन यूपी टेट में पूछा जाता है। अगर यूपी टेट आता है तो आपको ज़रूरी है पढ़ना। पील के अनुसार AE पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन है। कुछ नया सीखेंगे तो आपके माइंड सेट में परिवर्तन होगा, आपके व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। बिल्कुल जो आप आस पास में देखते हैं, सुनते हैं, आप वही करते हैं। ठीक है, तो ये अधिगम हो गया। अब हम देखते हैं विकास और अधिगम में संबंध। इस पे अगर बात करी जाए तो एक 40 मिनट की क्लास जा सकती है, लेकिन सी टेट के ओरिएंटेशन से हम इतना ही पढ़ेंगे जितना सी टेट में आता है, और आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब कवर हो जाएगा। विकास एवं अधिगम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित है। बिल्कुल विकास के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। बिल्कुल विकास के विभिन्न पहलुओं, विकास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वृद्धि भी विकास में आती है, यानी कि अगर आपका माइंड विकसित नहीं है तो आप प्रत्यक्ष रूप से समझ में आएगा कि आप अधिगम करने में असक्षम हैं। अगर आपकी आंखों से अच्छे से नहीं दिख रहा है तो प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा कि आप अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके आंतरिक यानी कि आपका आंतरिक यानी कि आपको पोषण नहीं अच्छे से मिला है तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये विकास के और अधिगम का संबंध है। इन पे हमने जैसे विकास के बारे में पढ़ा, विकास डेवलपमेंट, और वृद्धि यानी कि ग्रोथ हमने पढ़ी। तो इससे संबंधित जो है आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस को हम पहले सॉल्व करेंगे, अगली क्लास जो है इन्हीं पर आएगी। फिलहाल ये आज की क्लास थी, और बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, और मेहनत करते रहिए। बस बहुत ही कम समय है, इस बार आप सफल होंगे। धन्यवाद।